हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जहां भी हों, जिस हाल में हों, खुश हों और स्वस्थ हों। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसका 5वां पार्ट हम देखेंगे। ये आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि इसके 4 पार्ट पहले से तैयार हो चुके हैं। जो साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इससे पहले के 4 पार्ट देखें, तभी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी और आधुनिक भारत एक बार में याद हो जाए। एक बार में जो समझ में नहीं आता कि आधुनिक भारत कहाँ से पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, तो एक बार में आपको आधुनिक भारत समझ में आ जाएगा कि आखिर आधुनिक भारत का इतिहास क्या था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे, उसी का कुछ पार्ट रह गया था। देखिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में हमने क्या पढ़ा था साथियों? दांडी मार्च पढ़ा था, हाँ या ना? दांडी मार्च पढ़ा था। लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसी एक ने भी तुम में से कमेंट नहीं किया। कमेंट कीजिए, कोशिश करिए, ढूंढने की कोशिश करिए। तो चलिए दूसरा पढ़ते हैं। इसी दौरान सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था कि अंग्रेजों की आज्ञा नहीं माननी है। तो इसी के तहत एक जीआर लांग आंदोलन हुआ, इसे हेरा का आंदोलन भी कहते हैं, और ये मणिपुर में हुआ था मेरे साथियों। इसके जो संस्थापक थे वो मधोनांद थे। मधोनांद एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये अंग्रेजों के खिलाफ था। हुआ क्या, इनकी मृत्यु हो गई, 1 साल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई मधोनांद की। और इनकी बेटी, जिनका नाम आता है गैडिली ने इसकी आंदोलन की बागडोर को संभाल लिया। तो मेरे साथियों, सॉरी, बेटी नहीं थी, बहन, मधोनांद की बहन ने इस आंदोलन की बागडोर को संभाल लिया। इसी समय जवाहरलाल नेहरू यहाँ पहुंचे, और जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि देखिए मणिपुर में हो रहा था और पूरा पहाड़ी क्षेत्र आता है, तो जवाहरलाल नेहरू ने गैडिली को पहाड़ों की बेटी या पहाड़ों की रानी नाम से संबोधित किया कि एक ऐसी बेटी जो पूर्वोत्तर भारत में जन्मी है और इतने बड़े आंदोलन को संभाल रही है। तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ों की बेटी, मतलब एक उपाधि समझ लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने रानी गैडिली को पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की बेटी कह करके पुकारा है। तो दूसरा पार्ट इसका हेबिना वाक्य आंदोलन का ये हुआ। तीसरा पार्ट कर नहीं देंगे आंदोलन। ये कौन सा था कर नहीं देंगे आंदोलन मेरे साथियों? ये भागलपुर मुंगेर में हुआ था। मतलब यहाँ कुल मिला के बात ये थी कि अवज्ञा करनी है, अंग्रेजों की अवज्ञा करनी है। बोले हमें कर देना ही नहीं है। तो भागलपुर और मुंगेर में ये हुआ था। ज़्यादा इतना खास नहीं है। पूछा जाता है कि कर नहीं देंगे आंदोलन कहाँ हुआ था, जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चल रहा था। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन क्या है? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन मेरे साथियों, अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जो अफगानिस्तान के पास वाला क्षेत्र है पूरा, उस क्षेत्र में ये आंदोलन शुरू हुआ था। और शुरू किसने किया था? तो आप मेरे साथियों देख रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको शुरू किया था। और इस आंदोलन के सभी नेता या सभी सदस्य जो थे लाल कुर्ता पहनते थे, लाल टोपी लगाते थे। इसलिए इस आंदोलन को, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वो अफगानिस्तान से लगता है और वहाँ हमारी सीमा समाप्त होती है। इसलिए
खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी इसीलिए कहा जाता है। ठीक, इनकी एक पत्रिका का नाम आता है पख्तून पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, और बाद में इसका नाम पख्तून पत्रिका नाम 10 रोज कर दिया गया। मेरे साथियों, आगे देखा जाए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, हेडिंग नंबर 30, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता हुआ कहाँ था, तो आप जानते हैं लंदन में हुआ था, सब जानते हैं लंदन में हुआ था, लेकिन लंदन में किस पैलेस में हुआ था, तो उस पैलेस का नाम आता है जेम्स पैलेस। और उस समय वहाँ का जो राजा था, मतलब प्रधानमंत्री कहें हम, कहाँ का, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मेरे साथ दोस्तों रैमसे मैकडोनाल्ड था। और हमारे यहाँ जो वायसराय था, भारत में जो वायसराय था, वो आपका इरविन था। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। और राजा की बात करूँ, प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड था, जबकि राजा की बात करी जाए तो जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम यहाँ के राजा थे। क्या हुआ, अब देखिए, कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। ये गोलमेज सम्मेलन था, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया, बोले हम इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी हमारे अगर देखा जाए तो कुल भारतीय 89 ने भाग लिया था, कुल 89 भारतीयों ने भाग लिया था, जिसमें से 58 ब्रिटिश भारत के थे, 58 ब्रिटिश भारत के थे और 89 कुल भारतीयों ने भाग लिया था। ठीक है, अलग अलग दल की ओर से अलग अलग लोगों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खान ने, जिन्ना ने, फजल हक ने भाग लिया था। और पूंजीपति कौन थे, क्वेश्चन पूछा था कौन पूंजीपति थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो होमी मोदी थे। होमी मोदी ने भाग लिया था। हरिजन प्रतिनिधि की ओर से मेरे साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, अपने अपने बातें करके ये जो लोग गए थे वहाँ मीटिंग हुई और बात बैठ के आ गए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। उधर आप जानते हैं कि कांग्रेस ने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। और वो चल रहा था, वो चलना शुरू हो गया। तो इरविन ने गांधी से बात करी कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, दोबारा गोलमेज सम्मेलन करवाएंगे, उसमें भाग लीजिए, आप अपनी बात बाहर रखिए। और कुल मिला के इनके बीच में कोई बात हुई और गांधी जी को, मतलब गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी जी के और इरविन के बीच में जो बात हुई और गांधी जी की बातों को सर माथे पर रख लिया इरविन ने, कहा कि आपकी सारी बातें स्वीकार करी जाएंगी, लेकिन आप अपनी बात गोलमेज सम्मेलन में रखिए। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और गांधी जी अपने 2 कैंडिडेट के साथ, महादेव देसाई और प्यारेलाल, महादेव देसाई और प्यारेलाल के साथ, ये कौन थे गांधी जी के, तो मेरे साथियों सचिव आते। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के सचिव कौन थे, तो भाई पहला आंसर होगा महादेव देसाई और दूसरे कौन थे, प्यारेलाल। ठीक है, तो इनके साथ गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे। महिला प्रतिनिधि की ओर से सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। हिंदू महासभा की ओर से मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया, मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया। अछूत फेडरेशन की तरफ से अंबेडकर साहब ने भाग लिया। सभी जब मीटिंग में बैठे हुए थे, इस सम्मेलन में बैठे हुए थे, तो पूछा गया, गांधी जी से कहा कि बताइए क्या करा जाए, क्या आपकी मांगे हैं। तो गांधी जी से जब ये पूछा गया तो गांधी जी ने कहा कि पहले आप और लोगों से बात करिए, सब लोग क्या चाहते हैं मैं भी वही कर लूंगा।
तो गांधी जी से जब पूछा गया तो गांधी जी ने ये जवाब दे दिया। तो जो और लोग थे, और लोगों से जब एक एक करके बात करी गई, तो जिस प्रकार से महिला प्रतिनिधि की ओर से सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। हिंदू महासभा की ओर से मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था, उन्होंने भी कहा कि हिंदुओं के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। अछूत फेडरेशन की तरफ से बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, उन्होंने कहा कि दलितों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया था, मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया था, बोले मुसलमानों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। सब ने अपनी अपनी बात रखी कि अपने अपने मतलब अपना स्वार्थ चाहा, लेकिन भारत के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा कि भारत को आज़ाद करें या ना करेंगे, इस बारे में किसी ने कोई बात नहीं रखी। मेरे साथियों, ये बड़े दुख की घड़ी थी। गांधी जी ने देखा कि ये तो सब अपने अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने फायदे की बात कर रहे हैं, देश के बारे में कोई कुछ कहना नहीं चाहता। ऐसे में गांधी जी से बात करी, गांधी जी से पूछा गया, बताइए अब आप बताइए आप क्या कहते हैं। गांधी जी थोड़ी देर शांत रहे। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता और मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता और मैं जाता हूं। और गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर गांधी जी आ गए। तभी विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा, बोले वास्तव में फकीर है, और आधा नंगा, क्योंकि लंगोटी पहनते थे, अर्धनंगा फकीर कहा, अर्धनंगा फकीर कह करके संबोधित किया। तभी फ्रैंक मोरेस ने कहा कि ये तो देशद्रोही फकीर है, देश के बारे में कुछ नहीं चाहता। ये बाकी लोग सब चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहता, ये बुढ़ा नहीं चाहता। फ्रैंक मोरेस ने देशद्रोही फकीर कहा और विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर कह करके गांधी जी को संबोधित किया। लेकिन गांधी जी वापस आ गए। गांधी जी जैसे भारत आए, भारत में राजनेताओं ने पूछा, लोगों ने पूछा क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ। तो मेरे साथियों, गांधी जी ने बताया कि लोग तो देश को बेचना चाहते थे, दोस्त मतलब जो लोग थे और लोग थे वो तो देश को बेचना चाहते थे, मैं देश की समूची इज्जत वापस लेकर के आ गया। उन्होंने पूरी घटना बताई, इस प्रकार से लोग अपने अपने हक के बारे में लड़ रहे थे, पूरी घटना बताई। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन यही समाप्त हुआ। मेरे साथियों, मैंने यहां नहीं लिखा है 1932 में, आप लिखेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसमें कांग्रेस ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया कि हम भाग नहीं लेंगे, लेकिन और लोगों ने भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो मेरे साथियों, केवल और केवल 16 कैंडिडेट ने, 16 भारतीयों ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल और केवल 46 लोगों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भी कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। अब मेरे साथियों 1932 आता है। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत जारी होता है। मॉन्टेग्यू सांप्रदायिक पंचायत मतलब एक मॉन्टेग्यू घोषणा कह सकते हैं आप इसको, मॉन्टेग्यू घोषणा, हाँ मॉन्टेग्यू घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत जारी हुआ। और इसमें क्या था, मुसलमानों के लिए, सिखों के, क्योंकि बात देखिए 1932 का गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो चुका है, तो इससे संबंधित अंग्रेजों ने समझ लिया, कुछ राय ले ली। जब लोगों ने, भारतीयों ने बोला, यहां जाकर के बोला, तो वो मेंटली को समझ गए कि आखिर भारतीय चाहते क्या है, और इस प्रकार से सांप्रदायिक पंचायत जारी हुआ। इसमें उन्होंने मुसलमानों, सिखों और जो यूरोपीय थे उनको अलग पृथक मताधिकार दे दिया। इतना ही नहीं, आंग्ल भारतीय जितने थे उनको भी, भारतीय ईसाइयों को, स्त्रियों को अलग मताधिकार दे दिया। सभी प्रांतों को
संप्रदायों, सभी प्रांतों के जितने भी संप्रदाय थे, सबका निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दिया। इसका मतलब क्या हो? सबको अलग अलग मताधिकार देना और सभी संप्रदाय, सभी प्रांतों के संप्रदायों को अलग अलग निर्वाचन देना। इसका मतलब क्या हो गया? अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो राज करो, वही इन्होंने कर दिया है। गांधी जी समझ गए, कांग्रेस समझ गई, और गांधी जी ने, मतलब कांग्रेस ने, कांग्रेस या गांधी जी एक ही चलेंगे, कांग्रेस ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया और गांधी जी को इसी दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और पूना की यरबदा जेल में, इनको डाल दिया गया। अब गांधी जी जेल में चले गए, अंबेडकर साहब नाराज हैं, जो दलितों के मसीहा थे वो नाराज हैं, सरोजिनी नायडू उधर नाराज हैं, सब लोग नाराज हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने इनकी बात नहीं मानी थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो इनसे कोई बात नहीं करता। अब कोई ना तो देश की बात करने वाला है ना कुछ करने वाला है, तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हुआ, खासकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिनका नाम आता है। उन लोगों ने क्या करा कि ऐसे अगर होता रहा तो देश आजाद नहीं हो पाएगा। इन्होंने बी आर अम्बेडकर साहब से बात की और गांधी से बात की कि ऐसे कैसे काम चलेगा, देश कैसे आजाद होगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पूना की यरबदा जेल में ले जाया गया और वहां इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ। और इसी समझौते को पूना समझौता, पूना पैक्ट या गांधी अम्बेडकर समझौता कहा जाता है। मेरे साथियों, इसमें जो समझौता हुआ, इस समझौते में क्या हुआ? प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए अलग आरक्षण दिया जाएगा, अलग सीट आरक्षित होंगी। इनकी संख्या को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। जहां पहले 71 आरक्षित सीट थी, वहां 148 कर दी गई। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात करी गई और गांधी जी ने अछूतों के स्थान पर, जो अछूत कहे जाते, दलितों को अछूत कहा जाता था, उनका स्थान हिंदुओं के अंदर शामिल कर दिया। तभी नाम दिया गांधी जी ने कि अब कोई भी किसी को दलित नहीं कहेगा, हरिजन कहेगा। नाम बहुत अच्छा दिया था, हरिजन। लेकिन आज लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग हो गई है, आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और गांधी जी ने जेल में ही अस्पृश्यता निवारण अभियान शुरू कर दिया। 1932 में ही अस्पृश्यता निवारण अभियान शुरू कर दिया, जेल के अंदर ही, ठीक है। और बाद में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग का गठन कर दिया, किसने? गांधी जी ने, जिसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। इस प्रकार से बाद में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली और इस प्रकार से पूना समझौता इस प्रकार से समाप्त होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपने पढ़ लिया। तो मेरे साथियों, इस प्रकार से आप बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, हम 1857 से स्टार्ट हुए थे और 1932 में पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी हम पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास समाप्त करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ कमी चल रही है। अगर कोई कमी चल रही है, वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है, कमेंट कीजिए कि इसमें ये सुधार कर लीजिए, तो शायद सुधार हो जाए। जो होने वाला होगा उसको, जो संभव होगा उसको किया जाएगा। बाकी दोस्तों, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि तैयारी लगातार करते रहने से ही काम चलेगा। अगर आप तैयारी को कहीं ना कहीं ब्रेक देते हैं तो आपको बहुत बड़े नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।